नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम बात करेंगे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के बारे में। आवर्त सारणी को हम 3 पार्ट में समझेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम आवर्त सारणी के ऐतिहासिक विकास को समझेंगे, यानी विकास के पूरी कालक्रम को समझेंगे कि आवर्त सारणी का विकास कैसे कैसे हुआ। जब आवर्त सारणी के ऐतिहासिक विकास को समझ लेंगे और आधुनिक आवर्त सारणी जब हमारे पास आ जाएगा, तो सेकेंड वीडियो में हम आधुनिक आवर्त सारणी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। आवर्त, वर्ग, ब्लॉक, चारों ब्लॉक पे एक एक करके समझेंगे। एस, पी, डी और एफ चारों ब्लॉक एक एक करके समझेंगे। उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि किसी भी तत्व का आवर्त, वर्ग और ब्लॉक कैसे निकालें बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हुए। कोई जरूरत नहीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का। शायद आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके निकालते होंगे, जरूरत नहीं है, एकदम आसान तरीका है। जोड़ आता है आपको, जिसको सबको जोड़ आता है, जोड़ आता है तो सबको आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक ऐसे आवर्त, वर्ग और ब्लॉक बता देंगे, आप सबको ही बता देंगे, कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं बोलूँ कि कॉपर किस आवर्त में है, किस वर्ग में है, किस ब्लॉक में है, तो शायद आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताएंगे, जरूरत ही नहीं है। बस एक मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड लगेंगे। किसी भी तत्व 118 तत्वों में से किसी भी तत्व का एग्जाम में अगर पूछ दे आवर्त, वर्ग और ब्लॉक, तो मैक्सिमम कह रहे हैं कि 2 से 4 सेकंड के बीच लगेगा। कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम आसान तरीका है निकालने का। बस जोड़ और घटाव कर देना है। बात करेंगे और कुछ करेंगे कि अभी बता दीजिए सर, ऐसा थोड़ा ना होता है, जहां मन किया वहीं से शुरू हो जाएंगे, है ना। चीजों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना चाहिए, है ना। पढ़ेंगे, आए हैं पढ़ेंगे, धूमधाम से पढ़ेंगे, है ना, हड़बड़ाना क्यों है ना। जहां मन तहां से पढ़ेंगे, तो आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे, कल पढ़ेंगे परसों भूलेंगे, परसों पढ़ेंगे तरसों भूलेंगे, भूलते ही रहेंगे। जब चीजों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे तो चीजें लंबे समय तक याद रहेगा। भूल भी जाएंगे एक आध पॉइंट, तो जो चीज याद रहेगा उसे आप कोरिलेट करके दूसरा बात को भी याद कर लेंगे, क्योंकि आप चीजों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा है, समझा है। तो समझेंगे आराम से, धीरे धीरे, है ना, एकदम धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है ना, एकदम हौले हौले, ठीक है। इसके बाद हम एक और वीडियो लेके आएंगे जो आवर्त सारणी का पार्ट 3 होगा, जिसमें हम तत्वों के आवर्ती गुणधर्म पे बात करेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आए और बाएं से दाएं जाएं तो परमाणु त्रिज्या, तत्वों की परमाणु त्रिज्या, आयन विभव, विद्युत धनात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, धात्विक गुण, अधात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी कि घटेगी, इन सारे बात पे हम बात करेंगे पार्ट 3 में, यानी तीसरा वीडियो में बात करेंगे। और तीसरा वीडियो के साथ ही यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। यदि आप ये तीनों वीडियो देख लेंगे तो इस चैप्टर पर आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। जब इस चैप्टर से एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो उस प्रश्न को अटेम्प्ट करने में आप खुद को बेहतर स्थिति में पाएंगे एग्जाम हॉल में। तो शुरू करते हैं, पहले समझते हैं आवर्त सारणी के ऐतिहासिक विकास को। तो पूरी स्टोरी हम कैसे लेकर चलेंगे, थोड़ा सा हम खाका खींच दे, है ना। तो टारगेट है वैज्ञानिकों को क्या, तत्वों को व्यवस्थित करना, आवर्त सारणी तैयार करना। इस टारगेट को प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू होगा। प्रयास शुरू होता है 1817 से और यह प्रयास जाकर पूरी होती है 1913 में, और हमारे पास आ जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 1913 में। लेकिन इसे तैयार करने के लिए प्रयास शुरू हो जाता है 1817 में। तो 1817 से शुरू हुई प्रयास और यह प्रयास चला 1913 तक, यानी 96 साल, यानी लगभग 1 शताब्दी का समय लग गया। तो यही हमें समझना है, यहां से यहां तक की सफर, या हम बोल सकते हैं दूसरे शब्द में कि डोबेराइनर से लेकर मोजले तक की सफर को हमें समझना है। इस दौरान यानी 1817 से 1913 के बीच में कई वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयास किया गया, कई प्रयास असफल हुए। कई असफल प्रयास के बाद हमें सफलता मिलती है 1913 में, और 1913 में तत्व पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं, जो जिसे हम आधुनिक आवर्त सारणी, जो ये देख रहे हैं ना, इसे तैयार करने में ये 1913 में सामने आता है। लेकिन इसे व्यवस्थित करने के प्रयास 1817 से शुरू होती है। कई वैज्ञानिक प्रयास करते हैं, कई वैज्ञानिकों के प्रयास असफल होते हैं। वही आज हमें समझना है कि किन वैज्ञानिकों ने क्या प्रयास किए और उनके प्रयास क्यों असफल हुए, यही कहानी हमें समझनी है, ठीक है। इस तरह से हम क्लास को लेकर चलेंगे। तो हमारी क्लास शुरू होगी
स्टोरी शुरू होगा 1817 से, द एंड करेगा 1913 पे। ऐसे समझे ना। आपके लाइफ में टारगेट है कुछ जीवन का? अभी क्या टारगेट है? जॉब लेना? कौन सा जॉब? जॉन जॉब लेना, यहाँ पे लिख लीजिए। क्या बनना है, दरोगा, पीसीएस अधिकारी या आईएएस? देखिए मानना ही है सर तो आईएएस मानिए ना, क्या जा रहा है ना, आईएएस ही मान लेते हैं। ठीक है, क्या आप आईएएस बनने वाले? मान लेते हैं कि आईएएस बनने की तैयारी आप शुरू करते हैं 2018 में, ठीक है, और 2022 में या 2023 में आप जाके इस टारगेट को प्राप्त कर लेते हैं, आप आईएएस बन जाते हैं। कई बार आप प्रयास करते हैं, 2019 में करते हैं, 2022 19-20 में करते हैं, 21 में करते हैं, 22 में करते हैं, और अंततः आप जाकर 2023 में सफल हो जाते हैं। जब सफल होंगे तो मीडिया के सामने आ पाएंगे और फिर सुनाएंगे अपनी पूरा चिट्ठा, है ना, कि मैंने 4 बार प्रयास किया, ये 5वां प्रयास है, कि मैंने यहाँ पे ये गलती की तो ऐसे फेल हुआ, ऐसे हुआ, प्री नहीं हुआ, मेंस नहीं हुआ, फाइनल लिस्ट से बाहर हो गया, 1 नंबर से बाहर हुआ, पूरी कहानी अपना सुनाएंगे, है ना। तो कई असफल प्रयास के बाद आप एक बार सफल हो जाएंगे, तो ये आपके जीवन की एक कहानी हो गई, है ना। बस यही स्टोरी हमें यहाँ समझनी है। वैज्ञानिकों का टारगेट था तत्वों को व्यवस्थित करना। इस टारगेट को प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्रयास किए, कई वैज्ञानिकों ने प्रयास किया, कई असफल प्रयास के बाद हमें सफलता मिलती है। यही हमें पूरी स्टोरी समझनी है। तो स्टोरी शुरू करने से पहले मैं एक वर्ड का उपयोग कर रहा हूं बार बार, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी वर्ड ही क्या, चैप्टर का नाम ही है आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। तो ऐसे में आपके मन में प्रश्न तो आ ही रहा होगा कि सर आवर्त सारणी किसे कहेंगे, आवर्त सारणी की परिभाषा क्या है। तो आवर्त सारणी का एकदम आसान परिभाषा, सिंपल परिभाषा ये है कि आवर्त सारणी समान गुण धर्म वाले तत्वों को एक श्रेणी में दर्शाने की व्यवस्था है। बस कि जिन जिन तत्वों के गुण समान है उन्हें एक साथ रखा गया, इसी तरह से एक श्रेणी तैयार हो गई, उसी का नाम पड़ गया आवर्त सारणी। अब आपको दूसरा मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर व्यवस्थित करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्या जरूरत है तत्वों को व्यवस्थित करना, ऐसी रहता। वैज्ञानिकों ने तत्वों को क्यों व्यवस्थित किया, इतना समय क्यों लगाया? समय लगाया, तत्वों को व्यवस्थित किया, उसे व्यवस्थित करके आवर्त सारणी नाम दिया, और केमिस्ट्री में आवर्त सारणी नाम से एक चैप्टर जुड़ गई, और हमें आज पढ़ने पड़ रहा है। ना वैज्ञानिक तत्वों को व्यवस्थित करते, ना आवर्त सारणी नाम से कोई चैप्टर होता, ना हमें पढ़ने पड़ता, पढ़ना आसान हो जाता, एक चैप्टर पढ़ने से बच जाते। गुस्सा आ रहा है आपको, मन में गुस्सा आ रहा होगा ना, वैज्ञानिकों के प्रति एकदम गुस्सा आ रहा है ना। 2 मिनट समय दीजिए, 2 मिनट में आपकी गुस्सा भी शांत हो जाएगी और आपके दिल में वैज्ञानिकों के लिए कृतज्ञता का भावना उत्पन्न होगा, यानी धन्यवाद करने का मन करेगा आपको, है ना। कैसे करेगा समझते पहले, क्यों व्यवस्थित किए वैज्ञानिकों ने तत्वों को। 19वीं शताब्दी के आरंभ में, अगर मैं डेट की बात करूं तो 1817 तक तत्वों की संख्या 30+ थी। 1869 में ज्ञात तत्वों की संख्या 63 तक पहुंच गई, और आज वर्तमान में तत्वों की संख्या 118 है। तो इतने सारे तत्व और उसके असंख्य यौगिकों का अलग अलग अध्ययन कर पाना बहुत ही कठिन था। तो वैज्ञानिकों ने अध्ययन की कठिनता को दूर करने के लिए तत्वों को व्यवस्थित करने का निर्णय लिया और उसे व्यवस्थित किया, एक लंबे प्रयास किया, और अंततः वो तत्वों को व्यवस्थित कर पाए। तो आपकी अध्ययन को आसान करने के लिए उन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया। वैज्ञानिकों ने पूरी तत्वों को, 118 तत्वों को 18 वर्ग में बांट दिया। एक वर्ग में जो तत्व है उनके गुण समान है। एक वर्ग के किसी भी तत्व के बारे में आप कुछ भी विशेषता को पढ़ें तो वह विशेषता उस वर्ग के सभी तत्वों पर लागू हो जाएगी। अगर अलग अलग होते तो आपको अलग अलग पढ़ने पड़ता, आपको पता नहीं चलता, आज ये पढ़ते वो पढ़ते बहुत समय लगता। पूरी आवर्त सारणी को वैज्ञानिकों ने 4 ब्लॉक में बांटी है, एस, पी, डी और एफ में। एस ब्लॉक में 13 एलिमेंट है, पी में 37, डी में 40 और एफ में 28 एलिमेंट है। एस ब्लॉक की बारे में आपने कुछ भी विशेषता पढ़ी तो वह विशेषता एक ही साथ 13 तत्वों पर लागू हो जाएगी। पी ब्लॉक के बारे में आपने कुछ भी विशेषता पढ़ी तो वह विशेषता एक ही साथ 37 तत्वों पर लागू हो जाएगी। और डी ब्लॉक के बारे में पढ़ा, एक ही बार 40 तत्वों पर लागू होगी।
एफ ब्लॉक के बारे में आपने कुछ भी विशेषता पढ़ी तो वो विशेषता एक ही साथ 28 तत्वों पर लागू होगी। यानी एक बार पढ़े आपने कोई विशेषता पढ़ा, 1 मिनट पढ़ा, वो विशेषता 28 तत्वों पर लागू हो गई। यानी एक ही बार 28 तत्वों को आपने निपट लिया। डी पढ़ा, एक ही बार 40 तत्वों को निपट लिया। तो पढ़ना आसान हुआ कि भारी हुआ? अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा। समझ नहीं आता है, जब अपने पर आता है बात में ज्यादा समझ आता है। ऐसा करते हैं ना, एक ऐसा ही सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं और उस सिचुएशन के सेंटर में आपको डाल देते हैं, आपको रखते हैं उस सिचुएशन के सेंटर में और आपको कहते हैं कि आप समस्या है ये, आप समाधान कीजिए, क्या करेंगे। चलिए आपको एक सिचुएशन ऐसा देते हैं कि आपके पास एक दुकान है, ठीक है, आप दुकानदार हैं। किस चीज का दुकान मान लें आपका? मान लें कि आप बैट बॉल बेचते हैं, ठीक है। आपके दुकान में बॉल की संख्या हम उतने मानते हैं जितने तत्व है, 118 तत्व है। मैं मान रहा हूं कि आपके दुकान में 118 बॉल है, गेंदा है। 118 में से 13 गेंदा लाल रंग का है, 37 हरा रंग का है, 40 काला रंग का है, ब्लैक कलर का है और 28 ब्लू कलर का है। आपने क्या किया कि 118 गेंदों को, सारे गेंदों को एक ही बॉक्स में डाल दिया और मैं ग्राहक आपके दुकान पे पहुंचा। मैं बोला कि हरा रंग का मुझे बॉल दे दीजिए। आप एक ही बॉक्स में सारा रखे हुए, आप ढूंढना शुरू कर दिए, ढूंढ रहे 5 मिनट लग गया। फिर मैंने बोला कि भाई जल्दी कीजिए ना, तो हम किसी और दुकान से खरीदेंगे। बस 1 मिनट कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, 1 मिनट करते करते 10 से 12 मिनट लग गया आपको। और जैसे मैंने पेमेंट किया, खटाक से एक दूसरा ग्राहक आया, उसने बोला कि भैया हमें लाल रंग का गेंद चाहिए। भैया या बहन, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, लड़की है तो बहन मान लो, ठीक है, हमें लाल रंग का बॉल दीजिए। आप फिर दोबारा उसी प्रोसेस में हिल गए, फिर से आप ढूंढने लगे, फिर आपको 10 से 12 मिनट का समय लगा। इसी तरह से हर ग्राहक आ रहा है, आप 10 से 15 मिनट समय दे रहे हैं। फिर आपको एहसास होगा कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि हरा रंग वाला जो गेंदा है उसे एक अलग बॉक्स में रख दे, जो लाल वाला गेंदा है सारे, उन सारे गेंदों को एक अलग बॉक्स में रख दे, जो काला रंग का है उसको अलग बॉक्स में रख दे, सारे काले गेंदा को अलग बॉक्स में। और जैसे आप गेंदा को अलग अलग बॉक्स में रखेंगे तो फिर आपका दुकानदारी करना आसान हो जाएगा कि भारी हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अब समझ में आई कि वैज्ञानिकों ने तत्वों को व्यवस्थित किया अध्ययन को आसान करने के लिए कि मुश्किल करने के लिए? अध्ययन को आसान करने के लिए। अब गुस्सा शांत हुआ? धन्यवाद करने का मन कर रहा है? नहीं भी कर रहा है तो करिए, है ना। आप ही को बोल रहे हैं, ऑफलाइन क्लास यहाँ नहीं चल रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, जो वीडियो देख रहे हैं उन्हीं को बोल रहे हैं, आप ही से बोल रहे हैं, जो भी आपका नाम है ना। धन्यवाद कीजिए, कस के बोलिए धन्यवाद, है ना। वैज्ञानिकों को सुनाई दे कम से कम इतना कस के बोल लीजिए, क्योंकि वैज्ञानिक जिंदा तो है नहीं। अरे वैज्ञानिक जिंदा नहीं, उनकी आत्मा को सुनाई देगा, है ना, उनकी आत्मा को शांति मिलेगा, कम से कम एहसास उनको होगा कि भाई हमारी मेहनत को विद्यार्थी लोग कम से कम कद्र तो कर रहे हैं, हमारी मेहनत को समझ रहे हैं कि हमने कितना मेहनत किया, धन्यवाद कर रहे हैं। कस के बोलिए, पूरा एकदम मोहल्ला सुना जाए, है ना। चलिए अब हम स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो तत्वों को व्यवस्थित करने का पहला प्रयास सन 1817 में जर्मन वैज्ञानिक डोबेराइनर के द्वारा किया जाता है। इन्होंने 3 तत्वों वाले समूह बनाया, यानी 3 तत्वों का समूह बनाया जिनके गुण समान थे। इन समूहों को इन्होंने त्रिक कहा, ट्रायड का, जिसे डोबेराइनर का त्रिक नियम कहा जाता है। इन्होंने कहा कि किसी त्रिक के तीनों तत्वों को, एक त्रिक में तीन तत्वों का इन्होंने समूह बनाया था जिनके गुण समान थे। इन्होंने कहा कि किसी त्रिक को लीजिए और उसमें 3 तत्व हैं, तो किसी त्रिक के तीनों तत्वों को यदि बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दोनों तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत मान के लगभग बराबर होगा। समझ में आया? नहीं आया? चलिए, नहीं आया तो समझाते हैं। मान लीजिए कि हम एक त्रिक लिए, उसमें 3 तत्व हैं, 3 तत्व ए बी सी हमने मान लिया। ये भी मान लेते हैं कि ए का परमाणु द्रव्यमान 1, बी का 2 और सी का 3 है, ठीक है। तो डोबेराइनर के त्रिक नियम के अनुसार क्या होगा?
तत्वों को हम व्यवस्थित करेंगे परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान। तो ए बी सी, ए को हमने 1 माना है, बी को 2 और सी का 3 माना। ठीक है, तो क्या कह रहे डोबेराइनर साहब कि यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो बीच वाला जो तत्व होगा उसका परमाणु द्रव्यमान अन्य दोनों तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत मान के लगभग बराबर होगा। यही बोल रहे हैं वो कि बी जो बीच वाला तत्व होगा वो पहले और तीसरे के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होगा। यहां हमने माना 1 2 3, तो जैसे जोड़े यहाँ पे 3, अब 1 4, 4 में 2 से भागा रहेंगे 2। यही बात यहाँ पे। अच्छा, ये मन में आपको प्रश्न आ रहा होगा कि सर ए बी सी आप ऊपर से नीचे ही क्यों लिखे, आप ए बी सी लेफ्ट टू राइट क्यों नहीं लिखे? लेफ्ट टू राइट नहीं लिखा हुआ था डोबेराइनर के त्रिक नियम में, इसलिए मैंने नहीं लिखा। यह प्रश्न पूछा हुआ, इसलिए हम इस पर जोर दे रहे हैं। यह प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है कि डोबेराइनर के त्रिक में, अभी हम प्रश्न दिखाएंगे, है ना, पहले समझा लें, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर आपको प्रश्न दिखाएंगे कि डोबेराइनर के त्रिक में तत्वों को कैसे लिखा गया था। वहां दोनों ऑप्शन था कि ऊपर से नीचे बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, कि बाएं से दाएं बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, ऊपर से नीचे समूह में उन्होंने रखा था, ऊपर से नीचे बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ अभी, इसलिए मैंने हाईलाइट भी किया हूँ नीचे की ओर, है ना, जो अपनी मैं बोला यहाँ पे लिखा हुआ है। शॉर्ट स्क्रीन लेने की जरूरत नहीं, लिखने की भी कोई जरूरत नहीं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन, जो इससे बोर्ड पर लिखा हुआ, जो भी हम बोर्ड पर लिखेंगे वो सब उसी फॉर्मेट में आपका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, टेलीग्राम पर भी रहेगा, जहां से आपको अच्छा लगे वहां से देख लीजिएगा। ये जो अभी बोला वही लिखा हुआ है यहाँ पे। डोबेराइनर एक समान गुण वाले तत्वों को 3-3 के समूह में नीचे की ओर, यानी समूह में नीचे की ओर परमाणु भार के बढ़ते मैंने आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, जिसे डोबेराइनर का त्रिक कहा जाता है। इस त्रिक नियम के अनुसार किसी त्रिक के तीनों तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु जो भार होगा वो अन्य दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत मान के लगभग बराबर होगा। डोबेराइनर के समय 1817 में त्रिक नियम दे रहे हैं। इस समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या लगभग 30 प्लस थी। 30 प्लस इसलिए बोल रहा है कि कुछ किताब में 31 देता है, कुछ में 33 देता है, 30 प्लस। लेकिन डोबेराइनर का त्रिक नियम केवल 9 तत्वों पर ही लागू हो पाए। उस समय तत्व 30 से ज्यादा थे, लेकिन इनका त्रिक नियम उस समय जितने तत्व थे उसमें से केवल 9 तत्वों पर ही लागू हो पाए। तो एक त्रिक में 3 तत्व है, टोटल 9 तत्वों पर लागू हो पाया, तो कितना त्रिक बना? 3 त्रिक। एक त्रिक में 3, टोटल 9 तत्व, तो 3 त्रिक। तो डोबेराइनर ने मुख्य रूप से 3 त्रिक ही तैयार कर पाए। वो 3 त्रिक ए है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम अस्टोसियम बेरियम और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इन तीनों तरीकों को एकदम याद रखिएगा, एग्जाम के लिए पूरा हॉट है। बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, पूछा गया कि कौन डोबेराइनर का त्रिक है कौन नहीं है, ऐसा करके प्रश्न रहता है। ठीक है, तो यही 3 है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये तीनों डोबेराइनर के त्रिक नियम का पालन कर रहे हैं कि नहीं। तो पहले देखिए लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो देखिए बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार है। तो बीच में कौन है? सोडियम। तो अन्य दोनों के यानी पहला और तीसरा के औसत के बराबर होना चाहिए। तो 7 और 39 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 46। 46 में 2 से भागा देंगे तो 23। 23 है। कैल्शियम अस्टोसियम बेरियम 40 और 137 177। 177 में हम 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 88.5। 88 है यानी लगभग बराबर। ठीक है, अब यहां देखिए 35.5 और 127 कितना हो जाएगा? 162.5। 162.5 में हम 2 से भागा देंगे तो 81.25। 80 है यानी लगभग बराबर या औसत मान के लगभग बराबर हो तो डोबेराइनर का त्रिक कहलाता है। तो ये था डोबेराइनर का त्रिक नियम। अब डोबेराइनर से जो प्रश्न पूछा हुआ है वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि डोबेराइनर के त्रिक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहले नंबर तो डोबेराइनर का त्रिक क्या क्या कहता है उसको मन में सोच लीजिए एक बार। पहला क्या उन्होंने क्या किया? तत्वों को 3-3 के समूह में व्यवस्थित किया। ठीक है, जिसे उन्होंने त्रिक कहा। तो त्रिक में तत्वों को कैसे रखा? बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत मान के लगभग बराबर। और डोबेराइनर ने कुल 3 त्रिक तैयार किए, लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम अस्टोसियम बेरियम, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। बस ये 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट याद है, सारे प्रश्न बन जाएंगे। देखिए
पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ, कौन सही नहीं है चुनना है। यदि 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के अवरोही, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, घटते क्रम में रखे थे, नहीं बढ़ते क्रम में, पहला ही गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चुनना था कौन गलत है, तो पहला ही गलत है, अन्य सब सही होगा। देख लीजिए, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन डोबेराइनर त्रिक बनाते हैं। यदि 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही, आरोही में बढ़ते क्रम, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो मध्य मतलब बीच वाला, मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत मान के लगभग बराबर होता है। यही तो बात, यही तो डोबेराइनर त्रिक कहता है, तो सही है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम डोबेराइनर का त्रिक बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक डोबेराइनर का त्रिक है, नहीं त्रिक नहीं है। 3 त्रिक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोसियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके अलावा कोई और होगा तो गलत होगा। ए है, ए भी है, ए भी है, ए नहीं है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी तो नहीं है, यानी केवल 3, ठीक है, वो गलत है। डोबेराइनर के त्रिक में तत्वों को किस प्रकार लिखा गया था, इसी पर जोर दे रहे थे हम। बाएं से दाएं कि ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। देखिए यहाँ पे लिखा परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के अनुसार बाएं से दाएं, नहीं ऊपर से नीचे, समूह में नीचे की ओर, है ना। समूह मतलब ऊर्ध्वाधर स्तंभ को समूह कहते हैं, ऐसे आते हैं तो उसको समूह बोला जाता है, तो नीचे की ओर, यानी ऑप्शन नंबर सी। त्रिक कानून द्वारा प्रस्तावित किया गया था, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, डोबेराइनर के द्वारा। त्रिक कानून, कानून मतलब नियम, है ना, किसने दिया था, डोबेराइनर ने। निम्नलिखित ट्रायड में से कौन सा एक डोबेराइनर ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता है, बताना कि कौन सा एक डोबेराइनर का त्रिक है। देख लेते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, पहले ही है, आगे देखने की कोई जरूरत है ही नहीं, ये है। अन्य नहीं होगा, लिथियम, कैल्शियम, ये क्लोरीन होगा, 1 लिखा गया। ऐसा तो कोई त्रिक नहीं था। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ऐसा नहीं है सही। आपको लगेगा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों तो है ही, इसमें भी तीनों है, नहीं, क्रम तो भी देखेंगे ना, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। तो लिथियम के बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, है ना, ऑप्शन नंबर ए। उस जर्मन रासायनिक का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को त्रिक में समूहबद्ध किया। किसने त्रिक में समूहबद्ध किया, डोबेराइनर ने। सी ऑप्शन। पूरा नाम है जोहान वोल्फगैंग डोबेरेनर, पूरा नाम है इसका डोबेराइनर, कभी कभी वर्ड यूज कर देता है दूसरा, डोबेरिनर लिखा कोई सा दिखे, पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है। तो डोबेराइनर ने पहला प्रयास किया तत्वों को व्यवस्थित करने का, पहली बार प्रयास किया गया। और उस समय जो तत्व थे लगभग 30+ थे, लेकिन डोबेराइनर का त्रिक नियम केवल 9 तत्वों पर लागू हुआ, इसलिए इस प्रयास को महज एक संयोग मानकर नजरअंदाज कर दिया गया। कोई इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया, बोला कि यूं ही हो गया होगा, क्योंकि सारे तत्व पर लागू नहीं होगा, तो पहला प्रयास था तो लोगों ने ध्यान इस पर नहीं दिया, नजरअंदाज कर दिया गया। इसके बाद एक लंबे समय के बाद, लगभग 47 साल बाद, सन 1864 में तत्वों को व्यवस्थित करने का दूसरा प्रयास अंग्रेज वैज्ञानिक न्यूलैंड के द्वारा किया जाता है, न्यूलैंड के द्वारा किया जाता है। और न्यूलैंड ने दिए अष्टक नियम, लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव मतलब होता 8, है ना, इन्होंने अष्टक नियम दिया। इन्होंने अपने अष्टक नियम के तहत बताएं कि यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कहीं से भी आरंभ करने पर अगला जो 8वां तत्व आएगा उसके गुण पहले तत्व के समान होगा। समझ में आया, नहीं आया, मेरे को भी नहीं आया। तो जवन हाल तोहार बा वही हाल हमरो बा, न तहरा बुझाई न हमरा। तो क्या किया जाए, मास्टर को नहीं बुझाया, छुट्टी, चलिए अभी बैठिए, छुट्टी नहीं होगा, अभी चुपचाप वीडियो देखिए, है ना। मेरे को नहीं आया, आपको नहीं आया, कोई बात नहीं, इनको आता है, ये सिद्धांत दे रहे हैं, यही समझाएंगे अब, या यही पढ़ाएंगे अब, है ना। हम समझिए तो अभी डम्मी की तरह काम करेंगे, सिर्फ हमारा मुंह ऐसे चलेगा, है ना, पर्दा के आगे हम रहेंगे, पीछे ये रहेंगे, है ना, यही अब समझाएंगे। इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए संगीत का एग्जाम्पल दिया। क्यों दिया, क्योंकि संगीत में इनका ज्यादा रुचि था, न्यूलैंड को संगीत में ज्यादा रुचि थी। और स्वाभाविक है कि जिस व्यक्ति को जिस फील्ड में ज्यादा रुचि होता है वह किसी चीज को समझाने के लिए उसी का एग्जाम्पल देता है। जैसे
कोई टीचर है और उसे यदि कोई कहानी याद है तो बात को समझाने के लिए, किसी टॉपिक को समझाने के लिए वो कहानी के माध्यम से भी समझा देगा। या कोई शायरी याद है, कोई डायलॉग याद है फिल्म का, या कोई मूवी का कहानी है जो अच्छा है, बताया जा सकता है, उसे बात को, किसी टॉपिक को समझाया जा सकता है, तो उसका उपयोग किया जाता है। ऐसा होता है ना। ये निकले संगीत के प्रेमी, संगीत इन्हें ज्यादा पसंद था तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया संगीत का। इन्होंने कहे कि जिस प्रकार संगीत में 7 स्वर के बाद जो 8वां स्वर आता है वह पहले स्वर के समान होता है। कोई भी संगीत हो, चाहे हॉलीवुड का हो, चाहे बॉलीवुड का, चाहे कोई भी हो, उसमें 7 ही स्वर होता है, सा रे गा मा पा दा नी, है ना, यही 7 स्वर होता है। ठीक है, अब देखिए 7 स्वर नी आएगा जब मान लीजिए सा से हम शुरू कर रहे हैं, तो सा रे गा मा पा दा नी के बाद वापस आता है सा, यानी 7वां के बाद जो 8वां स्वर आ रहा है वह पहले के समान है। 9वां जो स्वर आएगा वो दूसरे के समान होगा, यानी 7 अंतराल के बाद जो 8वां आएगा स्वर वह पहले स्वर के समान होगा। 10वां जो स्वर आएगा वो तीसरे के समान होगा। यही बात कह रहे हैं न्यूलैंड साहब कि यदि हम तत्वों को व्यवस्थित करेंगे तो जिस प्रकार संगीत में 8वां स्वर पहले स्वर के समान है, उसी तरह से यदि हम तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित करें तो कहीं से भी आरंभ करने पर, जहां से हम आरंभ करेंगे उसको पहला तत्व मानेंगे और अगला जो 8वां तत्व आएगा उसके गुण समान होंगे, पहले तत्व के समान होगा। जैसे इसी में देखिए, कहीं से भी यहीं से स्टार्ट करें रे से, तो रे से पहला करेंगे, रे को हम पहला माने तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां वापस रे आ रहा है। इसका देखिए एग्जाम्पल इन्होंने संगीत का दिया, एग्जाम्पल सप्ताह वाला भी दिया जा सकता है। सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है। यदि हम सप्ताह का पहला दिन सोमवार माने, सोमवार से हम शुरू करें तो 8वां दिन वापस सोमवार आएगा, यानी 7 दिन के बाद 8वां दिन वापस सोमवार आएगा। मंगल से यदि हम शुरू करें, मंगल को हम सप्ताह का पहला दिन माने तो 8वां दिन वापस मंगल आएगा। बुधवार से शुरू करें तो 8वां दिन वापस बुधवार आएगा। इन्होंने संगीत का एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल सप्ताह वाला भी दिया जा सकता था लेकिन इन्होंने एग्जाम्पल दिया है संगीत वाला। ये प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा ध्यान को इस बात को कि किस वैज्ञानिक ने तत्वों को संगीत के स्वरों पर व्यवस्थित किया? न्यूलैंड ने। ठीक है, ये जो है तत्व जो व्यवस्थित है परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित है। ये न्यूलैंड का अष्टक नियम है। ठीक है, और भी न्यूलैंड के अष्टक नियम में तत्व है, यहाँ डॉट डॉट मारा हुआ है, पूरा तत्व यहाँ लिखा हुआ है, इस पर बात कर लेते हैं, यहाँ समझते हैं। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन के बाद सीधे लिथियम लिखा हुआ है। ठीक है, हीलियम नहीं लिखा हुआ है। या फ्लोरीन के बाद सीधे सोडियम लिखा हुआ, नियोन नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि इस समय तक उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। उत्कृष्ट गैस कौन कौन है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन। तो इस समय तक उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए हाइड्रोजन के बाद हीलियम नहीं लिखा हुआ है, सीधे लिथियम लिखा हुआ है। अब सुनिए, अब शुरू करें, कहीं से पहला मान लेते हैं, इसी को पहला माने। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, यानी हाइड्रोजन के गुण फ्लोरीन के समान होंगे। यदि हम लिथियम को से शुरू करें, लिथियम को पहला से शुरू करें, जहां से शुरू करेंगे उसको पहला तत्व मानेंगे। इसमें माने तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 7वां के बाद जो 8वां आएगा उसके गुण पहले के समान होगा, ये इसके समान होगा, यानी जो 8वां तत्व है पहले के समान, 9वां जो तत्व है दूसरे के समान, है ना, 9वां तत्व है ना, ये न्यूलैंड के अष्टक का 9वां तत्व हो गया। 7, 8, 9, है ना, ये 10वां तत्व है न्यूलैंड के अष्टक का। यही है न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब तो समझ आ गया होगा कि कहीं से भी आरंभ करेंगे तो अगला जो 8वां तत्व आएगा उसके गुण समान होंगे। ठीक है, न्यूलैंड के अनुसार कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, न्यूलैंड के अनुसार, है ना, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड। ऐसे उस समय तक तत्वों की संख्या 62 थी, लेकिन न्यूलैंड ने 56 ही माना। उन्होंने कहा कि 62 नहीं है, 56 ही तत्व है। क्यों उन्होंने 56 ही कहा? देखिए ये पूरा न्यूलैंड का अष्टक, ठीक है, अष्टक ये भी न्यूलैंड का अष्टक ही है, लेकिन सारा तत्व नहीं लिखा हुआ है, यहाँ के बाद डॉट डॉट मारा हुआ है, सारा तत्व इसमें लिखा हुआ है। ठीक है,
देखिए इसमें 56 तत्व ही है, 7 और क्या को है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 7 56। उन्होंने 56 तत्व 56 ही स्थान दिया अपने अष्टक में, 56 ही स्थान बनाया और उसमें तत्वों को व्यवस्थित किया। यानी न्यूलैंड के अनुसार कुल तत्वों की संख्या 56 थी, क्योंकि उन्होंने कुछ तत्वों को जैसे कोबाल्ट और निकेल को अलग नहीं माना, कोबाल्ट और निकेल को उन्होंने साथ ही में रखा। जैसे यहां पे देखिए सेरेनियम और लेंथेनम को अलग नहीं माने, एक के माने, एक ही साथ रखा। क्यों ऐसा किया? क्योंकि कोबाल्ट और निकेल के जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी थी, यानी भौतिक और रासायनिक गुण, वो पूरी तरह से समान थे, इसलिए उन्होंने अलग स्थान नहीं दिया, कोबाल्ट और निकेल को एक ही स्लॉट में रखा। यहां देखिए 2 तत्वों को यहां भी साथ में उन्होंने रखा, यहां भी 2 तत्वों को उन्होंने साथ में रखा, यहां भी 2 तत्वों को साथ में रखा, यहां भी देखा 2 तत्वों को साथ में रखा। तो तत्व थे लगभग 62, लेकिन उन्होंने 56 ही माना। यह प्रश्न पूछा जाता है, पूछा हुआ कई बार कि न्यूलैंड के अनुसार कुल तत्वों की संख्या कितनी थी, तो न्यूलैंड के अनुसार 56 तत्व था। ठीक है, उन्होंने कुछ तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा। और यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि न्यूलैंड ने अपने अष्टक में किन तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा। अभी तक 2-3 बार प्रश्न आ चुका है, अभी हम दिखाएंगे प्रश्न भी। उसमें से बार बार जो ऑप्शन आता है कोबाल्ट और निकेल, कोबाल्ट और निकेल को उन्होंने एक साथ रखा। ऐसे अन्य भी तत्वों को रखा, कम से कम 2 को याद रखिएगा, कोबाल्ट निकेल और सेरेनियम और लेंथेनम, इन दोनों को याद रखिएगा एग्जाम में। कोबाल्ट निकेल तो बार बार आता है कि न्यूलैंड ने अपने अष्टक में किन तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा, तो कोबाल्ट और निकेल, अन्य भी रखा है ना। न्यूलैंड ने अपने अष्टक में जब तत्वों को व्यवस्थित करना शुरू किया तो उन्होंने शुरू किया हाइड्रोजन से, ठीक है, और अंत किया उन्होंने थोरियम पे। ठीक है, तो यहां से कैसे प्रश्न पूछता है कि न्यूलैंड के अष्टक का पहला तत्व कौन है, तो न्यूलैंड के अष्टक का पहला तत्व है हाइड्रोजन और अंतिम तत्व है थोरियम। यानी पहला तत्व हाइड्रोजन, अगर कहा जाए तो 56वां तत्व थोरियम। 56वां तत्व, परमाणु संख्या नहीं बोल रहा हूं, ध्यान में रखिए, हम ये नहीं बोल रहा कि थोरियम की परमाणु संख्या 56। अभी तो उत्कृष्ट गैसों की खोज हुआ नहीं है, हाइड्रोजन के बाद लिथियम है, हीलियम की खोज हो जाएगा तो हीलियम आ जाएगा, नियोन आएगा फ्लोरीन के बाद, तो परमाणु संख्या शिफ्ट करेगा, बढ़ेगा। परमाणु संख्या में अभी बातें नहीं कर रहे हैं, हम तो बोल रहे उन्होंने माना कि कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 56 है, अंतिम तत्व जो उन्होंने स्थान दिया थोरियम को दिया। तो न्यूलैंड के अष्टक का पहला तत्व हाइड्रोजन और अंतिम तत्व थोरियम। और न्यूलैंड के समय उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी, जो अभी बात समझाएं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यही सब समझाया हमने। न्यूलैंड के अनुसार कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी, इस समय उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। न्यूलैंड के अष्टक का पहला तत्व, याद रखिएगा, ये पूछता बार बार, पूछने के लिए सब पूछता है, और अंतिम तत्व थोरियम था। यह जो नियम था, ये जो अष्टक नियम था, वो किस पर आधारित था? संगीत के स्वरों पर। न्यूलैंड द्वारा कोबाल्ट निकेल सेरेनियम लेंथेनम, कम से कम 2 को याद रखिएगा, वो एक ही साथ में रखा। न्यूलैंड का अष्टक नियम 56 के 56 तत्वों पर लागू नहीं हो पाया। जैसे डोबेराइनर का त्रिक नियम केवल 9 तत्वों पर लागू हुआ, न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक के तत्वों तक ही लागू हो पाया। इसके आगे के तत्वों पर न्यूलैंड का अष्टक नियम नहीं लागू हो पाया। जैसे यहाँ पे माने क्रोमियम से शुरू करें तो क्रोमियम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। देखिए यहाँ पे अलग हम नहीं गिन रहे हैं कि कोबाल्ट अलग और निकेल को अलग नहीं गिन रहे हैं ना, क्योंकि एक ही स्थान उन्होंने दिया है। 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। तो क्रोमियम और एट्रियम के गुण समान नहीं थे। इसके बाद किसी भी तत्व पर अष्टक का नियम लागू हुआ ही नहीं, सिर्फ लागू हुआ तो कैल्शियम तक। याद रखिएगा एक और बात यहाँ पे कि कैल्शियम तक के जो तत्व हैं उनकी जो परमाणु द्रव्यमान होता है उन्हें बोलते हैं हल्का तत्व, और इसके बाद के तत्व को बोलते हैं भारी तत्व। तो ये भी वर्ड यूज किया जाता है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल हल्के तत्वों के लिए लागू हो पाया। ठीक है, दोनों वर्ड यूज किया जाता है एग्जाम में, दोनों ऑप्शन रहता है। अभी हम प्रश्न देखेंगे तो दोनों वर्ड यूज किया हुआ है, ये भी याद रखिए। दूसरा न्यूलैंड के अष्टक नियम की कमी क्या था कि कोबाल्ट और निकेल को उन्होंने साथ में रखा क्योंकि इनकी पूरी तरह से गुण समान थे। उसी तरह से गुण लोहा का भी है, लोहा का गुण कोबाल्ट और निकेल के समान है, तो कोबाल्ट और निकेल के साथ लोहा को रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लोहा को कोबाल्ट निकेल से दूर रखा। अब कोई नियम बना रहे हैं, कर रहे हैं कि हम, जैसे हम मान ले कि हम बोले कि मान लीजिए सपोज हम सामाजिक कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, 10 लोग आए हुए हैं,
उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब है। 8 लोगों को हमने 100-100 रुपया दिया, 2 लोगों को हम दे दिए 110-110। तो प्रश्न उठा कि भाई आपने क्यों ज्यादा दिए? तो हम बोलेंगे कि इनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब थी। कोई बोलेगा कि जिससे इनकी आर्थिक स्थिति है मतलब हूबहू इनकी आर्थिक स्थिति भी है, तो आपने क्यों नहीं इनको दिया 110, 2 को ही क्यों दिया? अगर देना ही था, नियम ही बनाना था, तो इनको के लिए भी देते हैं। प्रश्न तो उठेगा कि भाई आपने अध्ययन क्यों नहीं किया, जानकारियां क्यों नहीं जुटाई, आप 2 ही के बारे में क्यों जानकारी प्राप्त करें कि यही की आर्थिक स्थिति खराब थी, इनकी नहीं थी? जानकारी बढ़िया से जुटाना चाहिए। यही बात यहाँ है, उन्होंने कोबाल्ट निकल पर ध्यान दिया, लोहा पर दिया ही नहीं। ये भी देख लेते हैं भाई कि लोहा का गुण भी समान है, तो साथ में रख देना चाहिए था। ये दूसरा कमी है न्यूलैंड के अष्टक का। न्यूलैंड के जो अष्टक नियम कैल्शियम तक लागू हो पाया, वो भी कैल्शियम तक तो छोड़िए, एक भी तत्व पर लागू नहीं हो पाया। जब उत्कृष्ट गैसों की खोज हुई, उत्कृष्ट गैसों की खोज के बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम एक भी तत्वों पर लागू नहीं हुआ, एक भी तत्व पर नहीं। कैल्शियम तक तो छोड़िए, एक भी तत्व पर लागू नहीं हुआ। जैसे उत्कृष्ट गैसों की खोज हो गई, यानी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनोन, रेडॉन की खोज हो गई, तो हाइड्रोजन के बाद आ जाएगा हीलियम, यहां स्थान ले लगा हीलियम। यहां फ्लोरीन के बाद आ जाएगा नियोन। अब गिनिए, अब अष्टक नियम लगाइए, अब शुरू करिए हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन एक, हीलियम दूसरा आ जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। आठवां आ गया ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण समान है ही नहीं। तो उत्कृष्ट आगे भी देख सकते हैं, जैसे लिथियम के गुण सोडियम के समान थे। अब शुरू करते, लिथियम से शुरू करते। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। आठवां रहा नियोन, और लिथियम और नियोन के गुण समान है ही नहीं। अष्टक का नियम पूरी तरह से फेल हो गया उत्कृष्ट गैसों की खोज के बाद। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न भी है कि किसके खोज के बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम अप्रासंगिक हो गया, यानी उसकी औचित्य समाप्त हो गई, उसने अपनी महत्ता को खो दिया। तो उत्कृष्ट गैसों की खोज के बाद, उत्कृष्ट गैसों की खोज के बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम फेल कर गया। जो हमने अभी बात की है यहाँ पर लिखा हुआ है, न्यूलैंड के अष्टक नियम की कमियां। पहला कमी क्या था कि न्यूलैंड का अष्टक नियम कैल्शियम तक अर्थात हल्के तत्वों पर लागू हो पाया। लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट निकल के समान था, उन्होंने साथ में नहीं रखा। उत्कृष्ट गैसों की खोज के बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम पूरी तरह से फेल कर गया, यानी उसकी अप्रासंगिकता जो थी समाप्त हो गई, यानी अप्रासंगिक हो गया। अप्रासंगिक ना, उसने औचित्य खो दिया, अपनी महत्ता को खो दिया, असफल हो गया, विफल हो गया। अब प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, उत्कृष्ट गैसों को न्यूलैंड के अष्टक के सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया? क्यों नहीं शामिल किया गया? यानी हाइड्रोजन के बाद सीधे लिथियम क्यों लिखा हुआ था? क्योंकि उत्कृष्ट गैस उस समय तक खोजे नहीं गए थे। ऑप्शन नंबर ए, कि ए तत्व उस समय तक ज्ञात नहीं थे। दूसरा प्रश्न है, न्यूलैंड द्वारा किन 2 तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया? याद आ रहा है? कोबाल्ट निकेल, और भी तत्वों को रखा हुआ था। यहाँ ऑप्शन है कोबाल्ट निकेल, है ना। किन तत्वों को साथ में रखा गया था? कोबाल्ट और निकेल को एक ही स्थान उन्होंने दिया था। न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व खाली जगह और अंतिम तत्व है। पहला तत्व हाइड्रोजन, अंतिम तत्व किसको रखा था? अंतिम स्थान थोरियम को। तो पहला तत्व हाइड्रोजन और अंतिम तत्व थोरियम। न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था? यही प्रश्न है। इसमें पहला और अंतिम दोनों पूछ रहा है कि इसमें खाली अंतिम पूछ रहा है, तो अंतिम कौन है? थोरियम, और पहला है हाइड्रोजन। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं? तो सोडियम के गुण किसके समान थे? लिथियम के समान थे। याद आ रहा है ना? हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम था। लिथियम से शुरू किए थे, याद नहीं आ रहा? दिखाना पड़ेगा, वीडियो बैक करके भी आप देख सकते हैं, समझा देते हैं, है ना। इनके ये समझ नहीं आया, है ना। सोडियम के गुण किसके समान थे? लिथियम के। यही प्रश्न है। तो सोडियम के गुण लिथियम के समान थे। अष्टक के सिद्धांत के अनुसार यदि रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो एक समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व प्रत्येक खाली जगह तत्वों के अंतराल पर आते हैं।
कितने अंतराल के बाद आते हैं? 7 अंतराल के बाद। 7 अंतराल के बाद जो 8वां तत्व आता है उसका गुण पहले तत्व के समान होता है ना? यही तो कह रहा है न्यूटन का अष्टक नियम। क्या कह रहा था कि कहीं तत्वों के यदि बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो कहीं से भी शुरू करेंगे तो समान गुण वाले तत्व 7 अंतराल के बाद 8वां स्थान पे आएंगे, है ना? और उसके गुण समान होंगे, यानी 7 अंतराल के बाद। जैसे सा रे गा मा पा दा नी, 7 हो गया स्वर, 8वां स्वर आएगा वापस सा। इससे याद कर लीजिए, है ना? या सप्ताह वाला याद रखिए, ठीक है? 7 अंतराल के बाद वापस जो आता है तो उसके गुण समान होते हैं। निम्नलिखित में से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया? किसने दिया? न्यूलैंड्स ने। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत केवल तत्वों तक ही लागू हो पाया, केवल कैल्शियम तक के तत्वों तक ही लागू हो पाया। न्यूलैंड्स ने अपने अष्टक की तुलना खाली जगह से की थी। किससे की थी? संगीत के स्वरों से। इसी से बात को स्पष्ट किया था उन्होंने। अष्टक सिद्धांत इनमें से किसकी खोज के बाद अप्रासंगिक हो गया? किसकी खोज के बाद? उत्कृष्ट गैसों की खोज के बाद, है ना? न्यूलैंड्स के आवर्ती वर्गीकरण का 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? 10वां तत्व तीसरे के जैसा, 8वां तत्व पहले के समान, 9वां तत्व दूसरे के समान, 10वां तत्व तीसरे के समान, है ना? 7 अंतराल के बाद, है ना? याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? पता चला कि आपको समझ ही नहीं आया। क्या आ गया? आ गया ना? देखिए पहला तत्व दूसरा, नहीं हीलियम नहीं था उस समय, है ना? तो मिटा ही देते हैं। हीलियम बाद में खोज हुआ है। अष्टक के जो उसका नियम था उस पर बात हो रहा है अभी। तो हाइड्रोजन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। 10वां किसके समान है? तीसरे के समान। इसके गुण समान होंगे, है ना? चलिए तीसरे के समान। इसके बाद देखते हैं न्यूलैंड्स के अष्टक में इनमें से किन तत्वों को हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ समान स्तंभों में रखा गया? इसे बोलते हैं हैलोजन। ठीक है, कह रहा है कि हाइड्रोजन यानी पहला जो वर्ग था उसमें रखा होता है हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, और यहाँ पर आता है कोबाल्ट एंड निकेल, जिनको साथ में उन्होंने रखा था। इसके बाद आता है ब्रोमीन। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर दिखाना पड़ेगा हमें। कोई बात नहीं, दिखा देते। 1 मिनट समय लगेगा, क्या दिक्कत है? 1 मिनट लगेगा तो लगेगा, आपको समझ तो आ जाएगा ना, है ना? हाइड्रोजन, फ्लोरीन और ब्रोमीन के साथ किसको रखा गया था? कोबाल्ट और निकेल को। यही बात कर रहा हूँ प्रश्न, ठीक है? क्या आंसर हो गया? कोबाल्ट और निकेल। न्यूलैंड की आवर्त तालिका में तत्वों खाली जगह को हैलोजनों के साथ रखा गया था। यही प्रश्न है। इन्होंने नाम लिख दिया हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इसी को हैलोजन बोलते हैं। यहाँ पर हैलोजन वर्ड यूज कर दिया है, ठीक है? तो कोबाल्ट और निकेल, कोबाल्ट और निकेल को रखा गया था। न्यूलैंड के अष्टक के नियम इनमें से किस पर सही लागू होता है? हैं? केवल उत्कृष्ट गैसों के लिए, केवल धात्विक तत्वों के लिए, केवल हल्के तत्वों के लिए। न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक के तत्वों तक लागू होता है। और उन्हें क्या बोलते हैं? कैल्शियम तक के तत्वों को हल्का तत्व। ये बात बोल रहे थे ना, ये हल्के तत्वों के लिए लागू होता है। दोनों वर्ड यूज करता है ना? न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार इनमें से किन तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं? तो अभी देख रहे थे मैग्नीशियम के गुण क्या होगा? बेरिलियम के समान, क्योंकि मैग्नीशियम जो होगा यहाँ से शुरू करेंगे, न्यूलैंड के अष्टक में बेरिलियम से शुरू करेंगे तो 8वां आपको मिलेगा मैग्नीशियम, तो इसके गुण समान होगा। लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है कि इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया, यह किसकी कमी में से एक था? न्यूलैंड के अष्टक नियम की कमी में से एक था कि कोबाल्ट और निकेल को साथ रखा, जबकि लोहा का गुण समान था, उनसे दूर रखा। न्यूलैंड के ऑक्टेव के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद थे? न्यूलैंड के अनुसार कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56 थी, है ना? तो 1817 से प्रयास शुरू हुआ, 1864 आ गया, अभी तक सफलता मिली नहीं। इसके बाद 5 साल बाद सन 1869 में इस यात्रा में एंट्री मारते हैं मेंडली साहब, और मेंडली साहब ने शानदार काम किया और इन्होंने पहली बार आवर्त सारणी तैयार की
इसलिए इन्हें आवर्त सारणी का जनक भी कहते हैं। इन्होंने 1869 में आवर्त नियम दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि तत्वों के गुणधर्म, गुणधर्म ने भौतिक और रासायनिक दोनों, ठीक है, यानी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भारों के आवर्ती फलन का मतलब हुआ कि यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो वे तत्व जिनके गुण समान होते हैं एक निश्चित अंतराल के बाद आते हैं। तो इन्होंने आधार क्या बनाया? परमाणु भार को, परमाणु द्रव्यमान को, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार तत्वों को व्यवस्थित किया और इस तरह से व्यवस्थित करके उन्होंने 8 वर्ग और 7 आवर्त वाली आवर्त सारणी तैयार की। उनकी आवर्त सारणी में 8 वर्ग और 7 आवर्त थे। देखिए यहाँ पे ये मेंडलीव की आवर्त सारणी है, 8 वर्ग। वर्ग किसको कहते हैं? ग्रुप, है ना, वर्ग को समूह भी बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 36 पंक्ति को आवर्त बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, मेंडलीव ने 8वें वर्ग में 3-3 तत्वों को एक ही साथ रखा। फेरस, कोबाल्ट, निकेल, रुथेनियम, रोडियम, प्लेडियम, ओस्मियम, इरिडियम और प्लैटिनम, इन 3-3 तत्वों को एक ही साथ रखा ग्रुप नंबर 8 में। इन्होंने ग्रुप को भी सब ग्रुप में बांटा, यानी वर्ग को, यहां पे देखिए लिखा हुआ है, आवर्त सारणी सब समझा दिया, आवर्त वर्ग कहते हैं। इन्होंने क्या किया कि आवर्त को यानी वर्ग को, यानी जो ग्रुप है उसको सब ग्रुप में बांट दिया। फर्स्ट ग्रुप यानी फर्स्ट वर्ग, इसमें 2 ग्रुप बनाया, ए और बी, इसमें भी 2, यानी फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी। इसी तरह से 7वां तक उन्होंने ऐसे किया। 8वां में कोई ए बी नहीं किया, उन्होंने उसको तोड़ा नहीं, बाकी 7 को 2 में तोड़ गया, 2 पार्ट में तोड़ा, यानी ग्रुप के अंदर सब ग्रुप, यानी वर्ग के अंदर उप वर्ग बनाया। यही तो बात की है। फिर साथ में रखा 8वें वर्ग में। मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की जो संख्या थी 63 थी। कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। न्यूलैंड डोबेरायर के समय कुल तत्वों की संख्या लगभग 30+ थी। न्यूलैंड के समय, न्यूलैंड के अनुसार 56 तत्व थे, लेकिन किन्हों दोनों में से किसी ने भी सारे तत्वों पर अपने नियम को लागू नहीं कर पाए। यानी न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था सारे तत्वों पर लागू नहीं हुआ, डोबेरायर का त्रिक नियम भी सारे तत्वों पर लागू नहीं हो पाया। लेकिन मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में उस समय ज्ञात 63 तत्वों को, यानी सभी के सभी तत्वों को अपनी आवर्त सारणी में व्यवस्थित कर दिया, जो कि बहुत बड़ी बात थी कि सारे तत्व, जितने भी तत्व ज्ञात थे, सबको स्थान व्यवस्थित कर दिया अपनी आवर्त सारणी में। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान भी छोड़ा भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए। आपको लगा कि तो ऐसे तो कोई भी रिक्त स्थान छोड़ देगा, ये रिक्त स्थान छोड़ दे रहे हैं, भविष्य में तो तत्व खोजा ही जाएगा, वो आके यहाँ पर बैठ जाएगा। सिर्फ ऐसी नहीं छोड़ा, उन्होंने उस रिक्त स्थान छोड़कर उसकी विशेषता भी बता दी। उन्होंने मुख्य रूप से 3 रिक्त स्थान छोड़ा। बोरॉन के नीचे, यहां देखिए, बोरॉन के नीचे, ठीक है, बोरॉन के नीचे, एल्युमिनियम के नीचे और एक जिला सिलिकॉन के नीचे। इसमें 2 श्रेणियां हैं। आवर्त 4 में 2 श्रेणी है, फर्स्ट श्रेणी, सेकंड श्रेणी, यानी उन्होंने वर्ग को उप वर्ग में बांटा था ना। देखिए यहाँ पे और जो आवर्त उसमें 2 श्रेणी, फर्स्ट श्रेणी, सेकंड श्रेणी। जो सेकंड श्रेणी होगा वह फर्स्ट बी में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो 3 उन्होंने रिक्त स्थान छोड़े थे, ये रिक्त स्थान नहीं है, यही 3 रिक्त स्थान था। तो बोरॉन के जो नीचे जो छोड़ा उसका नाम रखा उन्होंने सांकेतिक तौर पर नाम रखा एका बोरॉन। एल्युमिनियम के नीचे जिसको रिक्त स्थान छोड़ा उसका नाम रखा एका एल्युमिनियम, और सिलिकॉन के नीचे जोड़ा उसका नाम रखा एका सिलिकॉन। और इनके कुछ गुण भी बता दिए, जैसे इसमें देखा लिखा हुआ भी है, यहाँ 3 छोड़ा, यही छोड़ा हुआ है, 1 2 और 3। इन्होंने सिर्फ छोड़ा नहीं, इन्होंने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी बता दी। इन्होंने बता दिया कि यहाँ जो आएगा, यहाँ पे जो बाद में जो तत्व खोजा जाएगा,
यदि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान इतना होगा तो वह तत्व यहाँ पर आएगा। उन्होंने पहले ही अनुमान कर दिया, नाम तो पता नहीं था उनका, इसलिए उन्होंने सांकेतिक नाम रखा। बोरॉन के नीचे छोड़ा, एका बोरॉन कर दिया। एका मतलब होता एक बात है ना, XYZ भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सिंबॉलिक नाम है, सिंबॉलिक नाम है। अभी तक तो खोजे नहीं गए हैं तो नाम कैसे पता चलेगा। लेकिन हाँ, उन्होंने विशेषता अंगड़ीय बता दी कि भविष्य में एक तत्व खोजा जाएगा जिसका परमाणु द्रव्यमान 44 होगा, एगो के बता दिया कि 68 होगा, एगो के बता दिया कि 72 होगा। और भविष्य में खोजे गए तत्व एस्कैडियम, गैलियम और जर्मेनियम के गुण मैच कर गया, जो उन्होंने बोला लगभग मैच कर गया। 44 बोला, 45 है एस्कैडियम का, यानी लगभग बराबर। उन्होंने 68 बताया एल्युमिनियम के नीचे, यानी एका एल्युमिनियम का जो जगह पर उन्होंने स्थान छोड़ा उसका बोला था 68 रखा था, 68 पॉइंट, यहाँ पे 69.7, यानी लगभग बराबर। यहाँ पर 72 कहा, 72.6 है, यानी लगभग मैच कर गया। इन्होंने घनत्व भी बता दिया था, गलनांक भी बता दिया था। तो ये सबसे बड़ी जीत थी, सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि सारे तत्वों को व्यवस्थित किया, रिक्त स्थान छोड़ा, अनुमान कर दिया विशेषता के बारे में, अनुमान भी लगभग सटीक निकला। इसी बात पर मेंडलीव की आवर्त सारणी खूब हिट किया, मतलब लोकप्रिय हुआ, प्रसिद्धि इसे मिली। अब यहाँ पे देखिएगा, ये अब जो भी बात कहें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रश्न पूछता है बार बार, ध्यान में रखिएगा, है ना। जो भी बोला यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में उस समय तक ज्ञात सभी 63 तत्वों को व्यवस्थित किया, साथ ही उन्हें रिक्त स्थान भी छोड़ा। उन्होंने 3 रिक्त स्थान छोड़ा, बोरॉन के नीचे, एल्युमिनियम के नीचे और सिलिकॉन के नीचे। उन्होंने एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन रखा तब तक, ठीक है। बाद में खोजे गए तत्व एस्कैडियम, गैलियम और जर्मेनियम के गुण क्रम से एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन से मैच कर गया। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि एका एल्युमिनियम का स्थान किसने लिया, मेंडलीव की आवर्त सारणी में एका एल्युमिनियम का स्थान किसने लिया? तो एका एल्युमिनियम का स्थान गैलियम ने लिया, एका बोरॉन का स्थान एस्कैडियम ने लिया, एका सिलिकॉन का स्थान जर्मेनियम ने लिया। या ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में किन तत्वों को बाद में शामिल किया गया? तो एस्कैडियम, गैलियम और जर्मेनियम को बाद में शामिल किया गया। 3 रिक्त स्थान छोड़े थे, वहां पे एस्कैडियम, गैलियम और जर्मेनियम फिट बैठा। मेंडलीव ने 1869 में ही अपनी आवर्त सारणी तैयार कर दिए थे, लेकिन यह आवर्त सारणी प्रकाशित होती है 1872 में जर्मन पत्रिका में। याद रखिएगा, बार बार प्रश्न पूछता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुई थी, तो 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मेंडलीव के समय भी उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी बोला, तो मेंडलीव के समय भी उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी, 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यहाँ देखिए, इसमें देखिए उत्कृष्ट गैस को शामिल किया हुआ, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। और किताब में आपको कहीं मिलेगा, जिसे हमने बोला कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 वर्ग और 7 आवर्त है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग और क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहा गया है। लेकिन आपको किताब में यह भी मिलेगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। कहीं भी यदि ऐसा मिले तो हड़बड़ाना नहीं है, या फिर ये नहीं समझना कि सर ने गलत पढ़ाया था, ऐसा कुछ नहीं है ना। क्या हुआ कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कई बार संशोधन किया गया। जिस समय मेंडलीव ने आवर्त सारणी तैयार की, उस समय उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी, नोबेल गैस की खोज नहीं हुई थी। नोबेल गैसों को बाद में शामिल किया गया, मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन करके उसे शामिल किया गया। मूल आवर्त सारणी थी जो मेंडलीव की, उसमें उत्कृष्ट गैस नहीं थे, इसे बाद में 0 समूह के रूप में शामिल कर दिया गया, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन को। इसलिए 9 वर्ग भी आपको किताब में लिखा हुआ मिल जाएगा, जहां वैसे लिखा हो तो समझिए को संशोधित रूप लिखा हुआ है। ऐसे जो मूल जो आवर्त सारणी थी मेंडलीव की, उसमें 8 ही वर्ग था और 7 आवर्त था। बाद में उत्कृष्ट गैसों को जोड़ा गया और 0 समूह के रूप में रख दिया गया। उत्कृष्ट गैस नहीं खोजे गए थे मेंडलीव के समय। इस बात को थोड़ा सा हम समझते हैं यहाँ पे कि उन्होंने तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए, मेंडलीव ने तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनने वाले यौगिकों पर प्रयोग किया था, अध्ययन किया था। कैसे किया था उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे मेंडलीव ने जो फर्स्ट वर्ग में जितने तत्व है उसकी संयोजकता 1 माना,
जो सेकेंड वर्ग में है उसकी संयोजकता 2 माना, जो थर्ड में है उसकी 3, 4 में उसकी 4, लेकिन 5 में उसकी 5 नहीं 3 माना, जो छठा वर्ग में उसकी संयोजकता 2 माना, और जो 7वां वर्ग में उसकी संयोजकता 1 माना। 8वां वर्ग की संयोजकता उन्होंने नहीं बताया, बोला कि परिवर्तित हो सकती है, बदल सकती है। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और ऑक्सीजन की संयोजकता 2। अब देखिए, फर्स्ट वर्ग के किसी भी तत्व के साथ यदि हाइड्रोजन मतलब यौगिक बनाएगा, यानी फर्स्ट वर्ग का कोई भी तत्व यदि हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाएगा तो क्या सूत्र बनेगा? फर्स्ट वर्ग की संयोजकता भी 1, हाइड्रोजन की भी संयोजकता 1। जो R लिखा हुआ है समझिए कि वो कोई तत्व है फर्स्ट वर्ग का, तो RH बनेगा, है ना। और ऑक्सीजन की 2 होता है तो R2 बनेगा, यदि ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो R2 बनेगा। इस तरह से जिसे ऐसे समझिए ना, H2SO4 कैसे बना है? हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और सल्फेट की संयोजकता 2। सूत्र कैसे बनता है? इसकी संयोजकता इस पर चल जाता है, इसकी संयोजकता इस पर चल जाता है, तो H2SO4 हो जाता है। यहाँ पर दोनों का एक ही है तो RH खाली रहेगा। ऑक्सीजन का 2 था तो 2 उस पर चल गया तो R2 हो गया। यानी इस तरह से क्यों बनाया था उन्होंने? तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए, यानी उन्होंने तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड बनाए थे। ये भी पूछा जाता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड कहाँ लिखे जाते हैं? तो आवर्त सारणी में ऊपर लिखे जाते हैं। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेंडलीव ने तत्वों के अध्ययन करने के लिए, रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए उन्हें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिकों पर अध्ययन किया। मेंडलीव ने प्रयास संधार किया, पहली बार मतलब आवर्त सारणी किसी ने दिया, बड़ी बात थी, लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी भी पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, उसमें भी कई कमियां निकल गए। मेंडलीव ने तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया आवर्त सारणी में? उनका आवर्त नियम क्या कहता है? परमाणु द्रव्यमान के अनुसार तत्वों को उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित किया, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित किया, ठीक है। समस्थानिकों का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, जैसे हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन H1, H12, H13। तो उन्होंने समस्थानिकों के बारे में बातें नहीं किया। कार्बन का 2, कार्बन 12, कार्बन 14, तो बात करनी चाहिए था। उनका आधार है तत्वों को व्यवस्थित करने का, जो मेन आधार है उसका, उनका है क्या है? परमाणु भार। जब परमाणु भार आपका बेस है, उसी पर आप तत्वों को व्यवस्थित कर रहे हैं, तो फिर आपको बात करनी चाहिए था समस्थानिक पे, क्योंकि समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, तो उन्हें स्थान देना चाहिए था, दे देना चाहिए था कि H1 यहाँ रहेगा, H12 यहाँ रहेगा, H13 यहाँ रहेगा, लेकिन उन्होंने समस्थानिकों पर बातें नहीं की। पहला कमी मेंडलीव की आवर्त सारणी की यही है, उन्होंने समस्थानिकों का स्थान नहीं दिया। सबसे बड़ी कमी यह है कि मेंडलीव ने अपने नियम का उल्लंघन किया। उन्होंने समान गुण धर्म वाले तत्वों को एक समूह में रखने के लिए तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के क्रम की उपेक्षा कर दी। जैसे यहां पे देखिए, आयोडीन का परमाणु द्रव्यमान 127, टेलुरियम का 128। तो मेंडलीव की आवर्त नियम जो कहता है कि कैसे व्यवस्थित किया उन्होंने? बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। तो पहले 127 आएगा कि 128? पहले 127, उसके बाद 128। तो आयोडीन को पहले रखना चाहिए था, टेलुरियम के बाद में, लेकिन उन्होंने आयोडीन को बाद में रखा, टेलुरियम को बाद में रखा, पहले रख दिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के गुण समान थे, इसलिए इन्होंने एक ही साथ रख दिया। एक जगह ना कई जगह ऐसा किया उन्होंने, अपने रूल का उन्होंने उल्लंघन किया, परमाणु द्रव्यमान के क्रम की उपेक्षा की। यहां पे देखिए, कोबाल्ट और निकेल, निकेल है 58.7, ये 58.9, तो पहले निकेल आएगा उसके बाद कोबाल्ट आएगा, लेकिन यहां भी उल्लंघन किया, परमाणु द्रव्यमान के क्रम की उपेक्षा कर दी। क्यों ऐसा किया? क्योंकि निकल के गुण पैलेडियम के समान थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो ऐसा कर रहे थे तो चलिए मान लेते हैं कि उनका उद्देश्य जो था, प्राथमिकता जो थी, समान गुणधर्म वाला तत्वों को एक साथ रखना था। तत्वों को व्यवस्थित तो कर रहे थे वो परमाणु द्रव्यमान के अनुसार ही, लेकिन जहां समान गुणधर्म वाला तत्व एक साथ नहीं आ रहे थे तो उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के क्रम की उपेक्षा कर दी, हेराफेरी कर दी।
ये बात को मान लेते हैं तो कम से कम इस बात पर तो अडिग रहना चाहिए था, लेकिन इस बात पे भी वो अडिग नहीं रहे। जैसे गोल्ड, सोना और प्लेटिनम के गुण समान हैं, तो इनको भी साथ में रखना चाहिए था। परमाणु अन्य जगह, कई जगह, दो ही जगह नहीं, अन्य जगह भी मिल जाएगा, आप खोजेंगे तो और जगह मिल जाएगा। यहां भी अलग परमाणु द्रव्यमान के क्रम की उपेक्षा कर देते हैं। करना था तो सगरो करते, एक जगह दो जगह करेंगे तो आपको कमी का डिमेरिट ना मिल जाएगा कि आपने तो ऐसे कर दिया, जैसे पाया वैसे कर दिया। यहाँ प्लेटिनियम और सोना के गुण समान हैं, लेकिन उन्होंने एक साथ नहीं रखा। यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान के क्रम की उपेक्षा क्या है नहीं की, करना चाहिए था तो सगरो करते हैं। यह सबसे बड़ी कमी थी, और इसी पॉइंट पर मेंडलीव की आवर्त सारणी की लोकप्रियता पूरा नीचे गिरती है, ग्राफ एकदम पूरा लोकप्रियता यहीं पे खराब होती है। उन्होंने अपने नियम का उल्लंघन किया, एक उल्लंघन किया, मान लेते कि दूसरा चलो कम से कम ये सही होगा, दूसरा भी उल्लंघन उन्होंने किया। परमाणु द्रव्यमान के क्रम की उपेक्षा, समान गुणधर्म रख रहे हैं वो भी सही नहीं रख रहे हैं, जहां मन किया वहां रख दिए, जहां मन नहीं किया नहीं रखे। ये दूसरी कमी थी। तीसरा कमी यह था कि उन्होंने हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं कर पाए। हाइड्रोजन की क्या है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, जब यह हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन बनाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसके गुण जो होता है वर्ग एक के तत्व है उनके समान होता है, लेकिन फर्स्ट वर्ग के जो भी तत्व हैं उन्हें क्षार धातु कहते हैं। ये भी फर्स्ट वर्ग के जो भी तत्व है उन्हें वो जो है एक इलेक्ट्रॉन सब त्यागते हैं। फर्स्ट वर्ग के जितने भी तत्व हैं वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, ठीक है, त्याग करके वो अस्थायी होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन लेकर भी अस्थायी होता है। यह एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम की तरह अस्थायी होना चाहता है। जब एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो ये ऋणायन बनाएगा, और ऐसे में जब वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो ऐसे में वो इसकी जो है व्यवहार जो करेगा हाइड्रोजन हैलोजनों की तरह, और वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर अस्थायी होते हैं। और ये जब एक इलेक्ट्रॉन लेकर अस्थायी होगा तो इसका व्यवहार हैलोजनों की तरह मिलेगा, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तरह इसका व्यवहार करेगा ये। तो कहां रखे हाइड्रोजन को? हाइड्रोजन को यहां साथ में रखे कि फर्स्ट में रखे, फर्स्ट वर्ग में कि सात वर्ग में, इस बात को उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। दरअसल यह प्रश्न आज भी खड़ा ही है, इस प्रश्न का जवाब अभी तक नहीं मिला हुआ है। आज भी प्रश्न आधुनिक आवर्त सारणी में भी यह प्रश्न खड़ा ही है कि हाइड्रोजन को कहां रखा जाए। आज जो 7 में रखे कि 17 पहला में रखे, आज प्रश्न वही है, जो 7 है आज 17 है, अभी दिखाएंगे 17वां वर्ग में हाइड्रोजन है आज आधुनिक आवर्त सारणी में। तो आज भी प्रश्न है कि हाइड्रोजन को फर्स्ट वर्ग में रखे कि 17 में रखे, धातु माने कि अधातु माने, यही प्रश्न है ही, ठीक है। तो मेंडली की आवर्त सारणी में 3 कमियां, समस्थानिकों का स्थान न दिया, हाइड्रोजनों का स्थान न दिया, परमाणु क्रमांक की परमाणु द्रव्यमान के क्रम की उपेक्षा की, ठीक है। यह मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां। तो हम अभी भी अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाए, कमियां निकल ही गई। मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां, यहाँ पे लिखा हुआ कि हाइड्रोजनों का स्थान नहीं दिया, समस्थानिकों का उन्होंने, यहाँ पे देखिए समस्थानिकों और नोबेल गैसों के लिए कोई स्थान नहीं दिया। देखिए अगर यहाँ हटा भी इसको सकते हैं, इसको और नोबेल गैसों, इसको हटा सकते हैं। नोबेल गैस है, डिमेरिट है कि उन्होंने नोबेल गैस जैसे 3 रिक्त स्थान छोड़ा था, तो उत्कृष्ट गैसों के लिए स्थान छोड़ सकते थे वो। लेकिन इतना बड़ा भी कमी नहीं मान सकते हैं हम कि उस समय नोबेल गैस खोजा नहीं गया था। जब खोजा नहीं गया था तो क्यों उनके कमी के रूप में थोपा जाए, इसे हटा भी सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ये याद रखिए समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं दिया, ठीक है। वही बात हमने किया ही कि उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के क्रम की उपेक्षा की समान गुणधर्म वाले तत्वों को आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान देने के लिए। जैसे हमने बोला कि आयोडीन और टेलुरियम को हेराफेरी की, कोबाल्ट निकल के की, लेकिन उन्हें सोना प्लेटिनियम को साथ में नहीं रखा, ये भी बात हमने समझा दी आपको। अब प्रश्न देख लेते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी से। पहला प्रश्न है कि मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके खाली जगह आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीव का आवर्त नियम क्या कहता है कि तत्वों के गुणधर्म परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं, है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे? परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर ए।
परमाणविक लिखा हुआ यानी परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार एक का एल्युमिनियम आ गया ना, एक का एल्युमिनियम का स्थान किसने लिया था? गैलियम ने। और एक का बोरॉन का स्कैडियम, स्कैडियम गैलियम जर्मेनियम। और जर्मेनियम ने किसका लिया था? एक का सिलिकॉन का। 3 रिक्त स्थान छोड़े थे ना उन्होंने, एक का बोरॉन, एक का एल्युमिनियम, एक का सिलिकॉन। एक का एल्युमिनियम का स्थान किसने लिया था? गैलियम ने, ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली? स्कैडियम गैलियम और जर्मेनियम, बाद में इन्हें शामिल किया गया, इन्हें रिक्त स्थान छोड़ा गया था इनके लिए, ठीक है। प्रथम अभिज्ञ आवर्त सारणी किसने प्रकाशित की? मेंडलीव ने। मेंडलीव ने आवर्त सारणी तैयार की, इसलिए मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक भी कहते हैं। पूरा नाम है दमित्री मेंडलीव। मेंडलीव व या फ? आदत तो फ पड़ी है, कोई बात नहीं, फ भी बोल सकते हैं। आप ही को आदत नहीं पड़ा, मेरे को भी पड़ा हुआ है, मेरे और आपको ही नहीं, किताब को भी पड़ा हुआ है, किताब में फ लिखा होता रहता है कहीं कहीं। एग्जाम में भी अभी देखिए ना, प्रश्न इससे पहले वाला प्रश्न था फ लिखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, वैसे व फ से कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे नाम है मेंडलीव, मतलब बोला जाता है मेंडलीव। बच्चे से आदत पड़ी हुई है, आपको भी, मेरे भी, किताब को भी, प्रश्न और एग्जाम हॉल में भी, सबका हाल एक ही है, जो हाल तोरा वही हाल बोरा। आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? मेंडलीव ने, है ना। मेंडलीव अपने आवर्त सारणी में खाली जगह को स्थिति प्रदान नहीं कर पाए, तो किसको नहीं? हाइड्रोजन का स्थान नहीं दे पाए उन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की खोज के समय निम्न में से किस तत्व समूह की खोज नहीं हुई थी? उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए मेंडलीव ने किन 2 तत्वों से बनने वाले यौगिकों पर अध्ययन किया था? बोलिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। याद आ रहा ना, तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड बनाए थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला है, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सही है, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में ही व्यवस्थित किए थे ना उन्होंने, सही है। ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह, समूह मतलब वर्ग, है ना, वर्ग को समूह भी बोला जाता है, इंग्लिश में ग्रुप, समूह कहा जाता है, सही है। क्षैतिज पंक्तियों का आवर्त कहा जाता है, सही है। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के, यही देखिए क्या लिखा, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर की एटॉमिक वेट, परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु क्रमांकों के नहीं, तो डी ऑप्शन गलत है। मेंडलीव का आवर्त नियम आवर्त सारणी में खाली जगह की स्थिति की व्याख्या नहीं कर सका। किसका नहीं कर सका? समस्थानिकों का स्थान नहीं दे पाए उन्होंने। मेंडलीव की आवर्त सारणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया गया था, दिया गया था नहीं, फर्स्ट में रखे कि साथ में रखे, कंफ्यूजन था, है ना। बाकी सब सही होगा। उस समय उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी, नहीं हुई थी। क्षार धातुओं की तरह हैलोजन ऑक्सीजन और सल्फर के साथ अभिक्रिया करके समान सूत्र वाले यौगिक बनाते, सही है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों को कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया था, सही है। किस समझ में आया? क्षार धातुओं की तरह हैलोजन ऑक्सीजन और सल्फर के साथ अभिक्रिया करके समान सूत्र वाले यौगिक बनाते हैं, समझ आ रहा? क्षार धातु मतलब फर्स्ट वर्ग के तत्व, फर्स्ट वर्ग में जो भी तत्व है उनकी संयोजकता एक होता है। हैलोजन है 7वां वर्ग में, 7वां वर्ग में जितने तत्व उसकी संयोजकता एक, उसकी भी संयोजकता एक, इसकी भी एक, तो ये दोनों किसी के साथ भी यौगिक बनाएंगे तो सूत्र समान होगा, खाली नाम अलग होगा। समझ आया? नहीं आया होगा, पता है हमको, नहीं आया तो कोई बात नहीं, समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझा देते हैं, है ना। देखिए, फर्स्ट वर्ग के तत्व को बोलते हैं क्षार धातु, वही लिखा हुआ क्षार धातु। तो फर्स्ट वर्ग के तत्व की संयोजकता एक, हैलोजन बोलते हैं 7वां वर्ग के तत्व को, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हैलोजन बोलते हैं। इसकी भी संयोजकता एक। सपोज मान लेते हैं कि फर्स्ट वर्ग के कोई भी तत्व हम ले लें, कोई भी तत्व, मान लें कि कोई तत्व हम सपोज नाम लेते हैं, ए कोई तत्व लिए, इसमें से कोई तत्व हम ले लिए, उसका नाम हम सपोज बी रख दिए, कोई भी ले सकते, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसकी भी संयोजकता एक, इसकी भी संयोजकता एक। और मान लें कि किसी के साथ ऑप्शन में क्या दिया था, ऑक्सीजन, चलिए ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होता है, ए ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो क्या बनेगा सूत्र, A2O बनेगा, बी करेगा तो B2O बनेगा, सिर्फ नाम अलग होगा, सूत्र समान होगा, यही बात बोल रहे हैं वो। अब तो आ गया होगा समझ, है ना, यही था ना, क्या था, ये तो नहीं था, ये भी नहीं था,
हाँ ये था, ठीक है। तो ए सही हो गया, गलत है वो। मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूह 8 और चौथे आवर्त की पहली श्रेणी में कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो 8वें वर्ग में उन्होंने 3-3 तत्वों को साथ में रखा था। यहाँ पे देखते हैं, बोला कि 8वें वर्ग के चौथे आवर्त की पहली श्रेणी, 8वां वर्ग में 3-3 तत्वों को साथ में रखा, तो 8वां वर्ग ए है। चलिए चौथा वर्ग ए है, उसमें 2 श्रेणियां हैं, फर्स्ट श्रेणी सेकंड श्रेणी। तो फर्स्ट श्रेणी बोल रहा है वो, फर्स्ट श्रेणी में कौन का है? फेरस, कोबाल्ट, निकेल, ये 3 तत्व एक ही साथ रखा हुआ है। जो चौथा तत्व होगा ऑप्शन में वो गलत हो जाएगा। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के 8वें वर्ग के चौथे आवर्त की पहली श्रेणी में फेरस, कोबाल्ट और निकेल है ना। चलिए प्रश्न देखते हैं। यही प्रश्न है, पहली श्रेणी में कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो फेरस, कोबाल्ट, निकेल है, कॉपर नहीं है, गलत, ठीक है। जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया तब कितने तत्व ज्ञात थे? मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 63 थी, और इस समय उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका खाली जगह निकेल से पहले दिखाई देती है। अभी देखें ना, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, तो निकेल से पहले क्या दिखाई देता है? कोबाल्ट, जो कि कमी के रूप में था, है ना, परमाणु द्रव्यमान के क्रम की उपेक्षा किए थे। तो निकेल से पहले क्या दिखाई देता है? कोबाल्ट, है ना। मेंडलीव की आवर्त सारणी खाली जगह के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद आते हैं मोजले साहब, और मोजले ने आए तो क्या किया? पहले उन्होंने क्या किया कि देखा और समझा कि इतना लंबे समय से क्यों नहीं तत्वों को व्यवस्थित किया जा रहा है। 1817 से लेकर 1869 तक घटना पहुंच गई, बाद में ही तो 1913 में अपने प्रयास करते हैं। बोले इतना 90 साल 95 साल से काम चल रहा है और पूरी नहीं हो पा रहा है। इन्होंने ढूंढना शुरू किया कि दरअसल कमी कहाँ है। तो इन्होंने कमी पाया कि तीनों के तीनों, डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीव, इन तीनों ने तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया? बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। इसी बात को उन्होंने पकड़ा मोजले साहब ने, और इन्होंने अध्ययन किया और यह सब साबित किया, यह अध्ययन के द्वारा यह निकाला और इन्होंने बताया कि परमाणु द्रव्यमान के तुलना में किसी भी तत्व का परमाणु संख्या उस तत्व के गुण का अध्ययन करने में ज्यादा सक्षम है, उसके गुण को जानने में ज्यादा सक्षम है। यानी परमाणु द्रव्यमान के उन्होंने हटाए, बोला कि परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो तत्व नहीं व्यवस्थित होंगे, परमाणु क्रमांक बेहतर है। परमाणु क्रमांक के अनुसार यदि हम तत्वों को व्यवस्थित करेंगे तो हम समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक निश्चित अंतराल के बाद पाएंगे। तो इन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान की जगह परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर के अनुसार व्यवस्थित करना शुरू किया, और इन्होंने ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाया। इन्होंने सिर्फ मेंडलीव की आवर्त सारणी में देखा कहाँ कहाँ कमियां, फॉल्ट है, बस मेंडलीव की आवर्त सारणी में इन्होंने संशोधन किया बेहतर तरीके से, उसी को ठीक से अरेंज किया इन्होंने। पहला इन्होंने हटाया कॉन्सेप्ट परमाणु द्रव्यमान के क्रम को। इन्होंने ये बात को माना, मेंडलीव ने क्या किया कि तत्वों के गुणधर्म परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने बोला कि हाँ आवर्ती फलन होते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान के नहीं, परमाणु क्रमांक के, एटॉमिक वेट के नहीं, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर के। इन्होंने फिर दिया अपना संशोधन किया, जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहा गया। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या कह रहा है कि तत्वों के गुणधर्म परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन। इनका क्या कह रहा है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु द्रव्यमान की जगह इन्होंने परमाणु क्रमांक का कॉन्सेप्ट लाया, और जैसे ही परमाणु क्रमांक के अनुसार तत्वों को व्यवस्थित किया, सारे के सारे तत्व एकदम सुसज्जित, एकदम एक रूल के तहत, एक नियम के तहत व्यवस्थित हो गए, और हमारे सामने चमकता हुआ आवर्त सारणी आ गई, जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। इनकी आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे? 8 वर्ग और 7 आवर्त। आवर्त इनके में भी 7 हैं, वर्ग 18 है। दरअसल आंख से देखेंगे तो 18 दिखेगा, दिमाग से देखेंगे तो 8 ही दिखेगा आपको, है ना, 8 ही है।
बोलेगा ऐसा क्या बोल रहे हैं सर, आंख से देख के, दिमाग से देख के, दिमाग से, आंख से देख लिए ना, थोड़ा सा 1 मिनट दिमाग से देखते हैं, है ना। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी में सिर्फ इन्होंने बस संशोधन किया है, 8 को सिर्फ 18 बना दिया है। कैसे 18 बना दिया इससे समझिए, समझे, समझते हैं इन्होंने चालाकी क्या किया, से समझिए। देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 वर्ग था, ठीक है, 8 वर्ग, और एक बाद में उत्कृष्ट गैस भी जोड़ दिया गया था, तो 9 वर्ग हो गया था। मोजले से पहले ही उत्कृष्ट गैस को जोड़ दिया गया था संशोधित करके। अब समझिए यहाँ पे 8 वर्ग में से 7 वर्ग में, 7 वर्ग को उन्होंने 2-2 वर्ग में बांटा था, यानी ग्रुप को उन्होंने सब ग्रुप में बांटा था, यानी एक वर्ग में उप वर्ग बनाया था। फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकेंड ए सेकेंड बी, थर्ड ए थर्ड बी। अब क्या किया मेंडलीव साहब, मोजले ने क्या किया, इस सब ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिलीट मारा कि हम क्यों बांटे, ग्रुप को सब ग्रुप में क्यों बांटे। उन्होंने इस बात को हटाया, संशोधन किया, फर्स्ट ए को अलग वर्ग मान दिया, फर्स्ट बी को एक अलग वर्ग बना लिया, सेकेंड ए को एक अलग वर्ग बनाया, सेकेंड बी को अलग वर्ग बनाया, तो 7 को बांटा हुआ था, 7 दूना 14 वर्ग बना लिया उन्होंने, 14 वर्ग। अब देखिए 15वां वर्ग खुद ऑलरेडी शामिल कर लिया गया था मेंडलीव की आवर्त सारणी में, तो 7 दूना 14 और 1 15, ये मोजले से पहले ही मतलब शामिल कर लिया गया था। आज भी जीरो समूह के रूप में ही उत्कृष्ट गैसों को जाना जाता है। आज 18वां वर्ग जो है ना, वो उत्कृष्ट गैस 18वां वर्ग में, आज भी 18वां वर्ग को जीरो समूह के रूप में जानते हैं, ठीक है, जो कि मोजले से पहले ही शामिल कर लिया गया था इसको। तो 7 दूना 14 1 15, 15, अब 3 बचे। अब देखिए 3 क्या किया उन्होंने, यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट क्या लगाया कि इन्होंने, मेंडलीव ने 3 तत्वों को 8वें वर्ग में साथ रखा, उन्होंने अलग कर दिया, ये तीनों को अलग कर दिया, इसको 8 वर्ग बना दिया, इसको 9वां वर्ग बना दिया, इसको 10वां वर्ग बना दिया, तो 15 3 18, 18 वर्ग निकल गया, है ना। तो 8 ही है, बस उन्होंने दिमाग लगा के बना दिया है। अब देख भी सकते हैं, देखिए फर्स्ट ए में जो भी तत्व है उनके पहला वर्ग में दिखेगा। सेकेंड जो बी है, अगर हम मान ले कि फर्स्ट ए और इसको सेकेंड ए, तो फर्स्ट ए में कौन कौन तत्व है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये कॉपर है, तो इसे सेकेंड वर्ग में, फर्स्ट बी में आ जाएगा। सेकेंड ए में कौन कौन है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोसियम, बेरियम, है ना। अब इसमें देख सकते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में भी आज भी हम याद करते हैं कि फर्स्ट ए का तत्व, सेकेंड ए का, 4 ए का, 5 ए बी का, ऐसे याद करते हैं ना। देखिए ये है 18 वर्ग और 7 आवर्त, ठीक है। अब देखिए इन्होंने यही में किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए 18 तक तो जो था, अब ये देखिए फर्स्ट ए सेकेंड ए, है ना, थर्ड ए, 4 ए, 5 ए, 6 ए, 7 ए, 8 ए। अब देखिए हमने बोला कि 8 9 10, देखिए यहाँ पे फेरस, कोबाल्ट, निकल, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ये था मेंडलीव की आवर्त सारणी में, एक ही साथ उन्होंने रखा था 8वां में। आज भी इसको तीनों को 8b बोला जाता है या 8 बोला जाता है ना। और देखना चाहे तो देख भी सकते हैं, जैसे में सेकेंड ए में कौन कौन तत्व है, सेकेंड ए में तत्व है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अभी तो देख भी किए वही है। अगर देखना चाहे, कोई भी देखना चाहे, जैसे ए भी देखना चाहे 12वां वर्ग में, सेकेंड बी को इन्होंने 12वां वर्ग बनाया, ठीक है, 12वां वर्ग का नाम सेकेंड बी रखा। अब यहाँ पे देखिए रखा नहीं, सेकेंड बी में आईबे किया वो, देखिए यहाँ पे अगर तोड़ेंगे सेकेंड बी में क्या है, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये सब है। अब यहाँ पे देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में भी यही मिलेगा, जिंक, कैडमियम, मरकरी। मेंडलीव की आवर्त सारणी देखें, फर्स्ट ए सेकेंड ए तो देखिए लिए, सेकेंड बी भी देख सकते हैं, सेकेंड बी में देखिए, सेकेंड बी में देखेंगे तो कहाँ आएगा, जिंक, सेकेंड श्रेणी वाला जिंक, कैडमियम और यहाँ पे मरकरी, है ना। तो बस मॉडिफाई किया उन्होंने, दिमाग लगाया और परमाणु द्रव्यमान के कॉन्सेप्ट को हटाया, तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया और आ गई सामने, सारे तत्व व्यवस्थित हो गए और इसी को बोलते हैं हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये आया 1913 में। तो हम अपनी गोल को अचीव कर लिए कि नहीं, हमारा टारगेट कहाँ था, अब टारगेट को देख लेते हैं, है ना, हम लोग अपने टारगेट पर पहुंचे कि नहीं, यही टारगेट था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना, 1913 में हम लोग अचीव कर लिए, यही टारगेट था। चलिए
तो 1-2 मिनट में अभी तक जितने हमने लेक्चर लिया 2 मिनट में रिकॉल करते हैं समरी के तौर पे, ठीक है। पहला प्रयास डोबेराइनर के द्वारा किया गया 1817 में। उन्होंने क्या किया, 3-3 तत्वों को समूह बनाया, 3-3 तत्वों का समूह बनाया जिनके गुण समान थे। इन समूहों को उन्होंने त्रिक कहा, जिसे डोबेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं। उन्होंने त्रिक में तत्वों कैसे रखा, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत मान के लगभग बराबर था। डोबेराइनर ने कुल 3 त्रिक तैयार किए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एस्टोसियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके बाद आए न्यूलैंड साहब। न्यूलैंड ने दिए अष्टक नियम। उन्होंने अष्टक नियम के तहत कहा यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कहीं से भी आरंभ करने पर अगला जो 8वां तत्व आएगा उसके गुण पहले तत्व के समान होगा। उन्होंने इस बात को समझाने के लिए संगीत के स्वरों का उदाहरण दिया, जिस तरह से संगीत में 7 स्वर के बाद 8वां स्वर आता है वो पहले स्वर के समान होता है। न्यूलैंड के अनुसार कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 56 था। इस समय उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। न्यूलैंड के अष्टक का पहला तत्व हाइड्रोजन, अंतिम तत्व थोरियम। न्यूलैंड ने कुछ तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा, जैसे कोबाल्ट, निकल, सेलेनियम, लेंथेनम, प्लेटिनियम, इरिडियम, अन्य भी तत्व थे जिनको हम हाईलाइट किए थे। न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक के तत्वों पर ही लागू हो पाए, यानी अर्थात हल्के तत्वों के लिए लागू हो पाए। न्यूलैंड ने कोबाल्ट और निकल को साथ में रखा था क्योंकि इनके गुण समान थे, लेकिन लोहा के गुण भी कोबाल्ट और निकल के समान थे, उनको साथ में न रख के दूर रखा, जो कि न्यूलैंड के अष्टक नियम की कमी है। न्यूलैंड का अष्टक नियम अप्रासंगिक हो जाता है उत्कृष्ट गैसों की खोज के बाद, पूरी तरह से फेल कर जाता है। इसके बाद आते हैं मेंडली साहब। मेंडली ने 1869 में आवर्त नियम दिया। उन्होंने अपने आवर्त नियम के तहत कहा कि तत्वों के गुणधर्म यानी भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन के मतलब यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित करें तो समान गुणधर्म वाला तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद आते हैं। उन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित किया और व्यवस्थित करके एक आवर्त सारणी तैयार की, 8 वर्ग और 7 आवर्त वाली। आवर्त ऊर्ध्वाधर स्तंभ को कहते हैं और आवर्त किसको बोलते, वर्ग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर स्तंभ को और आवर्त बोलते हैं क्षैतिज पंक्ति को। मेंडली के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। उन्होंने 63 के 63 तत्वों को अपनी आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया। साथ ही उन्होंने भविष्य में खोजे जाने वाले कुछ तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ा। उन्हें बोरॉन, एल्युमिनियम और सिलिकॉन के नीचे एक एक रिक्त स्थान छोड़ा। बोरॉन के नीचे छोड़ा उसका नाम एका बोरॉन, एल्युमिनियम के नीचे छोड़ा उसका एका एल्युमिनियम और सिलिकॉन के नीचे छोड़ा उसका नाम एका सिलिकॉन रखा। बाद में खोजे जाने वाले तत्व स्कैडियम, गैलियम और जर्मेनियम के गुण एका बोरॉन, एका सिलिकॉन और एका एल्युमिनियम से एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन से मैच कर गया। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी 1869 में ही तैयार कर लिए थे, लेकिन यह प्रकाशित हुआ 1872 में जर्मन पत्रिका में। मेंडलीव के समय भी उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। मेंडलीव ने तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए किसके यौगिक बनाए थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक बनाए, उसका अध्ययन किया। मेंडलीव की आवर्त सारणी भी पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, इसमें भी कमियां निकल गई। पहला कमी तो यह थी कि उन्होंने समस्थानिकों का स्थान नहीं दिया। दूसरा कमी हाइड्रोजनों का स्थान नहीं दिया और सबसे बड़ा कमी कि उन्होंने अपने परमाणु द्रव्यमान के क्रम जो उनका था, जो उनका आवर्त सारणी का जो बेस था जिस पर उनकी आवर्त सारणी टिकी हुई थी, उस नियम का ही उन्होंने उल्लंघन किया। यानी तत्वों को, समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखने के लिए परमाणु द्रव्यमान के क्रम की उपेक्षा की। इसके बाद अच्छा, तीनों में कॉमन क्या हुआ, तीनों में कॉमन बताइए। तीनों ने क्या किया, तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित करने की कोशिश की और तीनों के तीनों प्रयास असफल हो गए। और तीनों में कॉमन यह है कि तीनों के समय उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। इसके बाद आते हैं मोजले साहब। और मोजले साहब ने मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन किया। उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के जगह पर परमाणु क्रमांक का कॉन्सेप्ट लाया, है ना, और तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया, जिससे सारे तत्व एक नियम के तहत व्यवस्थित हो गए। और जो हम देख रहे हैं वो आधुनिक आवर्त सारणी है। और इसे हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे इसी पर, आधुनिक आवर्त सारणी पर, लेकिन इसे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।